युवाम, रहा, किम, और उसके बाद रिक्त स्थान। तुम दोनों ने कल क्या किया। तो वैसे तो हमारे पास एक ही है, ये हमारे सब हो गए हैं। अकुरुताम, क्या किया। तो ये सबसे पहले देखेंगे युवाम क्या है। मध्यम पुरुष द्विवचन है, तो मध्यम पुरुष द्विवचन में कौन सी क्रिया आती है, कुरुतम। तम आता है जहां पे, वही वो वाली क्रिया आती है, तो युवाम के साथ आएगा। यहाँ पर हमारा सही है यहाँ पे क्रिया अकुरुतम। तुम दोनों ने पाठ याद किया। तुम सब पिता के साथ बाजार गए। तुम पुष्पों को कहां से लेकर आए। तुम दोनों ने कल क्या किया। और यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क आएगा क्योंकि ये भी हमारा एक प्रश्न है, इसलिए। तो इस तरह से ये हमारा उचित क्रियापद हमने भर दिया। उचित क्रियापद भरने के लिए उचित कर्ता हमें ध्यान होना चाहिए, और उचित कर्ता भरने के लिए उचित क्रिया हमें ध्यान होनी चाहिए। तो जब हमें ये अच्छे से ज्ञान हो जाता है कि उचित क्रिया कौन सी है हमारी, कर्ता कौन सा है हमारा, उसके साथ हमें कौन सी क्रिया भरनी है, तो हम अच्छे से प्रश्न कर सकते हैं। अब हम आगे का अपना थर्ड प्रश्न करेंगे। अब हम अपना थर्ड क्वेश्चन करेंगे। अधोलिखितानां वाक्यानां रेखांकितानि पदानि शुद्धम कुरुत। नीचे लिखे हुए वाक्यों के रेखांकित पदों को शुद्ध करिए। रेखांकित पद अंडरलाइन वाली जो लाइन होती है, जो शब्द है, उनको हमें शुद्ध करना है। तो यहाँ सबसे पहले क है हमारा, त्वम लेखम अलिखत। त्वम लेखम अलिखत। त्वम लेखम अलिखत दे रखा है हमें, और हमारे इस अलिखत के नीचे लाइन दे रखी है, रेखांकित किया हुआ है इसको हमें बदल के शुद्ध करना है। इसका मतलब ये अशुद्ध है और इसे हमें शुद्ध करना है। तो शुद्ध हम कैसे करेंगे, हम ये देखेंगे। सबसे पहले त्वम, कर्ता कौन सा है हमारा, त्वम है, अर्थात मध्यम पुरुष एक वचन का कर्ता है। और मध्यम पुरुष एक वचन के कर्ता के साथ हमारी क्रिया कौन सी होनी चाहिए, मध्यम पुरुष एक वचन की ही होनी चाहिए। तो धातु हमारी वही रहेगी, लिख धातु हम है इसमें, तो हम भी लिख धातु को ही लिखेंगे। त्वम लेखम लिख, तो यहां पर आएगा त्वम लेखम, त्वम लेखम अलिख है। त्वम के साथ अलिख है, क्योंकि हमने सबसे पहले हमने जो रूप पढ़े थे, हमने यही पढ़े थे। मध्यम पुरुष एक वचन में क्या रूप बनता है हमारा, अलिख है। फिर द्विवचन में अलिखतम और बहुवचन में अलिखत। तो त्वम लेखम अलिखत, त्वम लेखम अलिख है। अब ऐसे ही ख देखते हैं। युवाम श्रेष्ठौ, युवाम श्रेष्ठौ बालकौ, श्रेष्ठौ बालकौ आस्ताम। इसके नीचे क्रिया के नीचे रेखांकित है, तो तुम दोनों श्रेष्ठ बालक हो। अब यहां पर युवाम है, अब यहां आस्ताम है। तो ये गलत क्यों है, क्योंकि मध्यम पुरुष द्विवचन का कर्ता है, और ये क्रिया हमारी देखने में ऐसी लग रही होगी सही है। मध्यम पुरुष द्विवचन में रूप क्या बनेगा, अस धातु का। हमारे अस धातु के रूप चलते हैं आसी, आस्तम, आस्त। तो यहाँ आ की मात्रा का केवल अंतर है। सही हमारी क्रिया क्या है, आस्तम। तम धातु आगे आ लगता है, अस धातु है हमारी, तो उसके रूप इस्त चलते हैं। हमें ये पता होना चाहिए कि इस्त रूप चलते हैं, और आ की मात्रा लगी हुई है, तो ये हमारी क्रिया हुई प्रथम पुरुष द्विवचन की। और हमारा कर्ता यहाँ पर क्या है, युवाम।
ये करता है हमारा मध्यम पुरुष द्विवचन का। तो मध्यम पुरुष द्विवचन के साथ मध्यम पुरुष द्विवचन की क्रिया का ही प्रयोग होना चाहिए, तभी वो शुद्ध वाक्य बनेगा। तो यहाँ युवाम श्रेष्ठौ बालकौ आस्तम, ये हमारी सही वाक्य बनेगा। ये सही हो गया, ये शुद्ध हो गया, क्योंकि यहाँ आस्ताम की जगह आस्तम आएगा। समझ में आ रहा है सभी को? गया। अब नेक्स्ट हमारा ग यूयम फलानी अखादत। यूयम फलानी अखादत, और अखादत में यहां पर हलंत लगा हुआ है और यहाँ पर रेखांकित पद दिया हुआ है। अब यहाँ पहले हमने पढ़ा था और बहुत ध्यान दिया था इस बात पर कि अगर यूयम है और यूयम के साथ में अखादत सिर्फ हलंत वाला आएगा तो वो हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि अखादत रूप तो सही है लेकिन जो हलंत लगा हुआ है ये हलंत हमारा प्रथम पुरुष एक वचन में लगता है। तो इसको सही यहाँ पर वाक्य क्या बनेगा? शुद्ध वाक्य यूयम फलानी, रूप वही आएगा अखादत, लेकिन उसमें हलंत हमारा नहीं लगेगा, तो ये शुद्ध हो जाएगा। इसीलिए हमने कहा था पहले भी कि यहाँ पर हलंत का, विसर्ग की और आ की मात्रा का बहुत ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि जब तक हम इनको ध्यान नहीं रखेंगे तो हम अपने वाक्यों को शुद्ध नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से ये हमारा ग कंप्लीट हुआ। उसके बाद है घ। इसी तरह से हम अपने सारे वाक्यों को शुद्ध रूप देंगे। केवल शुद्ध रूप देने में हमें यही ध्यान रखना है कि उचित हमें क्रिया लगानी है। जो भी पद हमारा गलत है, जिसके पद के नीचे अगर कर्ता के नीचे रेखा दी हुई है, रेखांकित पद कर्ता को किया हुआ है, तो उचित कर्ता भरेंगे क्रिया के अनुसार, और क्रिया को दिया हुआ है, क्रिया के नीचे रेखा खींची हुई है, तो हम उचित क्रिया भरेंगे कर्ता के अनुसार। अब हमारा घ है त्वम कुत्र, त्वम कुत्र अगच्छत। त्वम कुत्र अगच्छत, तुम कहां गए। तो अब यहां पर इसके नीचे हमारी रेखा खींची हुई है, तो त्वम हमारा वही मध्यम पुरुष एक वचन है, तो मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया आनी चाहिए। तो यहाँ पे सही वाक्य बनेगा त्वम कुत्र अगच्छः, ये हमारा सही शुद्ध वाक्य हो गया। उसके बाद अणा, ह्रा यूयम किमर्थम, ह्रा यूयम किमर्थम, ह्रा यूयम किमर्थम आहसः, और इसके नीचे क्रिया के नीचे हमारी रेखा खींची हुई है। तो ह्रा यूयम किमर्थम आहसे, अर्थात कल तुम सब किस लिए हंसे। तो यहाँ यूयम है, यूयम के साथ ये मध्यम पुरुष बहुवचन का है, तो मध्यम पुरुष बहुवचन की ही क्रिया आएगी। तो यहाँ सही वाक्य क्या बनेगा? ह्रा यूयम किमर्थम आहसत, आहसत, ह्रा यूयम किमर्थम आहसत, कल तुम सब किस लिए हंसे, क्योंकि हमारे उचित कर्ता के साथ उचित क्रिया आनी चाहिए, तभी हम शुद्ध वाक्य बना सकते हैं। तो इस तरह अगर हमें पता है कि कर्ता कौन सा है और कर्ता के साथ क्रिया का किसका प्रयोग करना है, किस क्रिया के साथ कौन सी कर्ता का प्रयोग होना है, तो हम अपने वाक्यों को शुद्ध कर सकते हैं। हम किसी भी क्रिया को भर सकते हैं, हम कर्ता को भर सकते हैं, हम वाक्यों को परिवर्तित भी कर सकते हैं, तभी हम ये कर पाएंगे। अब हम आगे का प्रश्न 4 लिखेंगे। अब प्रश्न 4, संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुत, संस्कृत भाषा में अनुवाद कीजिए। जैसे हम पहले भी कर चुके हैं, संस्कृत भाषा में अनुवाद किया था, लट लकार में भी किए हैं हमने, लट लकार में भी किए हैं,
लंग लकार प्रथम पुरुष में भी किए थे, अब हमारा है लंग लकार मध्यम पुरुष, अब हम इसमें भी करेंगे। तो वही ध्यान रखना है हमें, कर्ता और क्रिया। तुम सबने, तो तुम सबने क्या है, तुम सबने, तुम बहुत सारे हो, तो बहुवचन का रूप आएगा और बहुवचन में क्या बनता है, यूयम। तुम सबने पाठ, पाठम। याद किया, याद करने की धातु हमारी स्मृत धातु होती है, तो उसमें यूयम है, क्योंकि तो यूयम कर्ता के साथ हम उचित क्रिया का प्रयोग करेंगे, तो यूयम के साथ क्या आएगा, अस्मरत। तो ये हमारा अनुवाद हो गया, तुम सबने पाठ याद किया, यूयम पाठम अस्मरत। सेकेंड ख है हमारा, तुम दोनों बगीचे में खेले। अब यहां पर तुम दोनों, तो तुम दोनों है, तुम दोनों का हमारे संस्कृत में क्या था, युवाम। बगीचे में विभक्ति आ रही है, तो हम सब जानते हैं पहले से, अधिकरण में सप्तमी विभक्ति है, बगीचे में उद्याने, उद्याने। अब खेलने की धातु हमें पता है कीट धातु होती है, लेकिन यहाँ पे लंग लकार है, खेले भूतकाल है, और तुम दोनों हमारा मध्यम पुरुष द्विवचन है, तो मध्यम पुरुष द्विवचन की ही हमारी क्रिया आएगी, तो वो क्रिया है बनेगी अक्रीडतम। तो युवाम उद्याने अकीर्तम, तुम दोनों बगीचे में खेले। इसी तरह ग, तुमने गीत गाया। तुमने गीत गाया। तुमने एक ही है, एक वचन है, तो त्वम। गीत, गीतम। गीतम हम कैसे भी लिख सकते हैं, अनुस्वार भी लगा सकते हैं, माँ भी लिख के हलंत लगा सकते हैं। त्वम गीतम गाया। अब गाने की धातु कौन सी, गे, जिसका रूप बनता है गाय, तो त्वम के साथ एक वचन रूप बनेगा, तो अगाय है। त्वम गीतम अगाया, अर्थात तुमने गीत गाया। इसी तरह से हम अन्य अपने अनुवाद करेंगे। जब हमें पता चल जाता है कि छोटे हमारे कर्ता क्या है और क्रिया क्या है, और उचित कर्ता के साथ हम उचित कौन सी क्रिया का प्रयोग कर सकते हैं, तो हम छोटे छोटे वाक्यों का अनुवाद हम कर सकते हैं। गा है, तुम सबने चित्र बनाए, अर्थात चित्रों की रचना की। तो तुम सबने बहुवचन है, यूयम, चित्र का चित्रम, बनाई है रचना की, रच धातु आती है यूयम के साथ में, बहुवचन है मध्यम पुरुष का, तो बहुवचन की ही क्रिया आएगी, तो अरचयत। तुम सबने चित्र बनाए। नेक्स्ट, तुम दोनों विद्यालय कब गए थे। तुम दोनों विद्यालय कब गए थे। तुम दोनों युवाम, मध्यम पुरुष द्विवचन, विद्यालयम, कदा कब, गए थे जाने की गच्छ धातु होती है, तो युवाम के साथ गच्छ धातु का द्विवचन है मध्यम पुरुष द्विवचन, तो मध्यम पुरुष द्विवचन का ही रूप लगेगा, तो अगच्छतम। तुम दोनों विद्यालय कब गए थे। तो इस तरह से छोटे छोटे वाक्यों का हम संस्कृत में अनुवाद कर सकते हैं। जब हम अच्छे से सीख जाते हैं कि हमें किस विभक्ति के साथ में और किस वचन के साथ में किस कर्ता का प्रयोग करना है, तो उसके बाद हम अपने अनुवाद कर सकते हैं। इसके बाद में अब हमारा प्रश्न 5 है, पद
परिचयम ददत, अर्थात पद परिचय दीजिए। पद परिचय देने का मतलब है कि अगर कोई भी शब्द आपका दिया हुआ है तो वो शब्द किस धातु का है, किस वचन का है, ये आपको बताना होता है और उसमें धातु भी लिखनी होती है। आपके पास सिर्फ रूप बना हुआ दिया होता है, आपको धातु बतानी है, आपको उसका वचन बताना है। तो सबसे पहले जैसे हम देखते हैं अलिख है, तो यहां हमें क्या क्या देना होगा, धातु, किस धातु का है वो सबसे पहले ये बताना है। अलिख है तो लिख धातु का है, ये हमें समझ में आ जाना चाहिए। और किस लकार का है, क्योंकि सभी लकार में रूप अलग अलग चलते हैं, तो किस लकार का है वो, और किस पुरुष का है, प्रथम पुरुष का है, मध्यम पुरुष का है, उत्तम पुरुष का है, और किस वचन का है, ये हमें बताना होता है इसमें। धातु, लकार, पुरुष और वचन। अब अलिख है, अलिख है में हम जानते हैं कौन सी धातु है हमारी, लिख धातु। अब लकार कौन सा है, तो लकार हम कैसे पहचानेंगे, रूप के अनुसार पहचानेंगे, क्योंकि हमारा वर्तमान काल में हम जानते हैं लट लकार में लिख धातु का रूप क्या बनेगा, लिखति लिखते बनते हैं। भविष्य काल में हमारे क्या रूप बनते हैं, लिखिष्यति, और ये रूप हमारा किस में बनता है, लंग लकार भूतकाल में, तो लकार यहां पर आ जाएगा लंग लकार, लंग लकार है। पुरुष कौन सा है, प्रथम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, उत्तम पुरुष है, तो ये कौन से में बनते हैं, मध्यम पुरुष का रूप है, तो वहां आ जाएगा मध्यम। वचन कौन सा है, एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन है, तो हमारा ये एक वचन का रूप है, तो यहां हम लिखेंगे एक वचनम। इसी तरह से अन्य जितनी भी धातुएं हमारी, उसका हम पद परिचय देंगे। अब है हमारे पास अगच्छ है, तो अगच्छ कौन सी धातु है हमारी, गम धातु, जिसका रूप बनता है गच्छति तरह, तो यहां हम गम और फिर कोष्टक में लिखेंगे गच्छ, क्योंकि धातु हमारी गम है लेकिन उसके रूप हमारे गच्छ में चलते हैं। और अगच्छ है तो ये हमारा कौन सा है, लंग लकारी है। कौन सा पुरुष है, वही सेम आएगा, क्योंकि अलिख है, अगच्छ है, मध्यम पुरुष में ही रूप चलते हैं और एक वचन के ही रूप हैं। इसी तरह अन्य जितनी भी धातुएं हैं उन सबको हम लिखेंगे अस्मृतम, अब अस्मृतम हमें इसमें धातु पता होनी चाहिए कौन सी है, स्मृत धातु होती है, जिसके रूप इस तरह से भी लिखते हैं, इसको इस तरह चलते हैं ये, क्योंकि स्मृतम है, तम किस में बनता है हमारा, लंग लकार में। और कौन सा रूप है, प्रथम पुरुष का है या मध्यम पुरुष का है, तो मध्यम पुरुष का रूप है ये। और वचन कौन सा है, एक वचन है, द्विवचन है या बहुवचन है, तो ये हमारे रूप कैसे चलते हैं, अपठ है, अपठ्ठम, अपठन, तो ये हमारा हो गया द्विवचन। इसी तरह हमारे पास है अपठत, और जिसमें नीचे हलंत दिया हुआ है, तो अब हम इसमें कैसे करेंगे, अपठत लंग लकार का ही है, पट धातु है हमारी, लंग लकार का रूप है, लेकिन पुरुष कौन सा है ये हमारा, अगर यहां हलंत नहीं होगा तो ये मध्यम पुरुष है, और अगर यहां हलंत है तो ये प्रथम पुरुष है। और वचन कौन सा है, प्रथम पुरुष, अगर हलंत नहीं होता तो वचन हो जाता हमारा बहुवचन, और अगर इसमें हलंत है तो ये हमारा है एक वचन। तो इस तरह से हमारा ये पद परिचय समाप्त होता है।
पद परिचय करने के लिए हमें ये ध्यान रखना जरूरी है कि हमारा जो पद है वो किस लकार का है, किस धातु का है और किस वचन का है। जब हमें ये ध्यान रहेगा कि वे किस लकार का है, किस धातु का है, किस वचन का है, तो वो तभी हमें ध्यान रहेगा जब हम उसके रूप अच्छे से लर्न कर पाएंगे कि लट लकार में धातु के कौन से रूप चलते हैं, लिट लकार भविष्यकाल में कैसे रूप चलते हैं और लंग लकार में भूतकाल में कैसे तरह से रूप हमारे चलते हैं धातुओं के। जब हमें ये ध्यान रहेगा कि रूप इस तरह से चलते हैं तो हम उस रूप को पहचान पाएंगे कि वो किस लकार का है, किस धातु का है, किस पुरुष का है और किस वचन का है। इस तरह से हमारा पद परिचय देने में हमें बहुत अच्छे से हम उसका धातु का पद परिचय दे पाएंगे। अब हम अपना प्रश्न 6 क्रिया पदानि लंग लकारे परिवर्तयत। क्रिया पदों को लंग लकार में परिवर्तित कीजिए। अर्थात ये हमारे क्रियापद दे रखे हैं, उनको हमें लंग लकार में बदलना है। अभी तक हमने क्या पढ़े थे कि हमें वाक्य भी बदलने होते हैं, तो वाक्य हमें परिवर्तित करने होते हैं। जैसे लट लकार का हमारा वाक्य दे रखा है, उसे हमें लंग लकार में बदलना है, तो वहां भी हम क्रिया को ही बदलते हैं। यहाँ हमारे पास हमें क्रियाएं दे रखी हैं, इसको हमें उसी पद में क्रियाओं में ही बदलना है और हमें लंग लकार की क्रियाओं में बदलना है। अब यहाँ सबसे पहले गायसी है, तो गायसी हमें पता होना चाहिए कि कौन सा वचन एक वचन है और कौन सा पुरुष है। तो गायसी और कौन सा लकार है, गायसी हमारा कौन सा है, जो लट लकार वर्तमान काल है। वर्तमान काल का हमारा मध्यम पुरुष का एक वचन का हमारा रूप है। तो मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है, तो जिस भी पुरुष का और जिस भी वचन का है हम उसी में उसको परिवर्तित करेंगे। तो यहाँ पे गायसी मध्यम पुरुष एक वचन है, तो यहाँ मध्यम पुरुष एक वचन में हमारा रूप क्या बनता है, जो हमने अभी पढ़ा था, अगाय। तो ये हमारा क्रिया का पद चेंज हो जाएगा। इसी तरह गच्छते है, गच्छते लट लकार और कौन सा वचन है हमारा, गच्छते लट लकार मध्यम पुरुष, और क्योंकि इसमें विसर्ग दिए हुए हैं तो विसर्ग का हमें ध्यान रखना था। जिसमें विसर्ग नहीं होते वो बहुवचन होता है और जिसमें विसर्ग है वो द्विवचन। तो गच्छते द्विवचन का रूप है, तो यहाँ पर हमें द्विवचन का रूप ही बनाना है, मध्यम पुरुष द्विवचन। तो मध्यम पुरुष द्विवचन में कौन सा हमारा बनेगा, लंग लकार में गच्छ धातु है, अगच्छतम। इसी तरह स्मरसी, तो स्मरसी सी वाला रूप है, ये हमें ध्यान है, लट लकार एक वचन, लट लकार का मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है वर्तमान काल का, तो वो भी हम यहाँ पे भी मध्यम पुरुष एक वचन में बनाएंगे। तो क्या बनेगा, अस्मरा है। इसी तरह पश्चात, अब यहाँ विसर्ग नहीं है, यहाँ हमारे पास गच्छते में विसर्ग था, तो ये कौन सा रूप था, द्विवचन का। यहाँ विसर्ग नहीं है तो ये बहुवचन का रूप है, मध्यम पुरुष का है, तो यहाँ पे भी हम मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप बनाएंगे और वो बनेगा पश्य धातु है तो अपश्यत, और जिसमें हलंत नहीं होगा। अगर हम यहाँ हलंत लगा देंगे तो वो हमारा एक वचन का रूप बन जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। पठिष्यत है, अब यहाँ पे पठिष्यते आ रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा लिट लकार भविष्य काल का है, लेकिन भविष्य काल के लकार के साथ होने के साथ इसे हमें देखना है कि ये कौन सा पुरुष और कौन सा वचन है। तो ये है पठिष्यते है मध्यम पुरुष द्विवचन, तो मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप बनाएंगे तो क्या बनेगा, पट धातु का अपट्तम। इसी प्रकार अस्थि रूप है, अस धातु के रूप हमारे अलग चलते हैं, अस्थि इस तरह, संति इस तरह से रूप चलते हैं। तो अस्थि हमारा एक वचन है, जैसे पठती होता है तो लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन आता है, इसी प्रकार अस्थि प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। लंग लकार में भी प्रथम पुरुष एक वचन का रूप बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ आसीत। तो इस तरह से हमारे ये क्रिया के जो पद हैं वो लंग लकार में परिवर्तित हो जाएंगे। अब हमें कोई भी दिया गया हो, चाहे लट लकार है चाहे लिट लकार है, उसको अगर हमें लंग लकार में बदलना है तो हमें लंग लकार की रूप ध्यान होनी चाहिए। ये यहाँ गायसी अगाय है,
गच्छते अगच्छता, स्मरसि स्मरः, पश्यत् अपश्यत्, पठिष्यतः अपठ्तम और अस्ति आसीत्। इस तरह से हमारे रूप ये परिवर्तित हो जाएंगे लंग लकार में, क्योंकि लंग लकार में हमें सबसे ज्यादा ध्यान क्या रखना है, रूप का रखना है। रूप जब तक हमें ध्यान नहीं होंगे हम कोई भी प्रश्न उत्तर नहीं कर सकते। हमें विशेषकर रूप ध्यान रखने हैं, किस तरह से हमारे रूप चलेंगे, तथा हमें विसर्ग का, हलंत का, आ की मात्रा का ये भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगर हम ये ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारे सारे प्रश्न गलत हो सकते हैं। हमें लिख लिख कर याद करने होंगे रूप, तभी हम अच्छे से रूप लर्न कर पाएंगे और उसके बाद हम अपने सारे प्रश्न कर सकते हैं। अब अगर हमें ये सारे रूप याद हैं कि हमें लंग लकार के प्रथम पुरुष में किस प्रकार रूप चलते हैं, मध्यम पुरुष में किस प्रकार चलते हैं, ये पार्ट 4 में हमने मध्यम पुरुष पढ़ा है और आगे के पार्ट में हम मध्यम पुरुष का मध्यम पुरुष की जगह उत्तम पुरुष पढ़ेंगे। तो इस तरह से हमें लंग लकार के तीनों पुरुष के रूप का ज्ञान हो जाएगा, और जब हमें तीनों पुरुष के रूप का ज्ञान हो जाएगा तो हम कोई भी क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। तभी हम इनको बदल सकते हैं, केवल क्रिया के पद को बदल सकते हैं, वाक्यों को परिवर्तित कर सकते हैं, उचित क्रिया उचित कर्ता ये भर सकते हैं, हम सही और गलत आंसर कर सकते हैं कि कौन सा हमने उचित पद हमें कौन सा भरना है, वो सही है या गलत है, उचित क्रिया है तो कौन सी क्रिया किस कर्ता के साथ कौन सी क्रिया लगेगी, तभी हम ये कर पाएंगे। तो इसी के साथ ये हमारा मध्यम पुरुष समाप्त होता है। अब हम आगे उत्तम पुरुष पढ़ेंगे।